प्रिय साथियों और अभ्यर्थियों, आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कल अपन प्रकाश के बारे में अपन ने पढ़ा। प्रकाश क्या होता है, कौन कौन वैज्ञानिक आए जिन्होंने प्रकाश के बारे में डेफिनेशन दी। परावर्तन के नियमों तक अपन ने पढ़ लिया था। एक बार मैं परावर्तन के नियम वापस आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ये था कि आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, और दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और तीसरा नियम जो था कि जब परावर्तन होता है तो उसमें एक तो आवर्ती परिवर्तित नहीं होती, इंपॉर्टेंट बात है, एक तरंग दैर्घ्य परिवर्तित नहीं होती, और दूसरी उसकी चाल परिवर्तित नहीं होती। यानी ये तीन पैरामीटर हैं जो प्रकाश यदि किसी सतह पर आपतित होता है तो कल तो मैंने आवर्ती ही बताई थी, लेकिन आवर्ती से अपन तरंग दैर्घ्य, क्योंकि न्यू इक्वल्स टू c/λ होता है, तो प्रकाश का वेग है तो c तो नियतांक हो गया, न्यू यदि फिक्स है तो लैम्बडा भी फिक्स हो गया, और चाल भी परिवर्तित नहीं होती है। अब अपन देखेंगे, जैसे परावर्तन के नियम को समतल सतह से मैं बनाऊं, चित्र बना रहा हूं। ये कोई एक सतह है, समतल सतह है, या अपन कांच भी बोल सकते हैं, समतल दर्पण भी बोल सकते हैं। यहां से मैं इस पे नॉर्मल अभिलंब मैंने खींच दिया, तो इसकी डायरेक्शन अभिलंब को अपन एन कैप से डिनोट कर सकते हैं कि ये अभिलंब है। कल मैंने बताया था कि अभिलंब और लंब दोनों अलग अलग बातें हैं, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है। किरण जब भी बनाएंगे अपन तीर का निशान लगाएंगे, और अभिलंब से इस आपतित किरण का बना हुआ कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और इस किरण को अपन आई बोल सकते हैं। आई का मतलब है इंसिडेंट रे या आपतित किरण, आपतित किरण बोल सकते हैं। और इस कोण को अपन ने छोटा आई बोला है। जैसे ये इस कोण पे आई, वापस उसी माध्यम में टकरा कर चली जाएगी, और इस कोण को अपन ने नाम दिया आर। ये मतलब समतल दर्पण हो सकता है। ऐसे ही दर्पण है वो। अब यहाँ से अपन देखें, ध्यान से इसको देखें, तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से ये आ गई। यहाँ जैसे इसकी दिशा बदल गई, इसका मतलब इसका वेग तो बदल गया क्योंकि डायरेक्शन बदल गई, लेकिन इसकी चाल क्या रही, अपरिवर्तित रही। तो इसमें जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पैरामीटर बदलता है, मान लो 3 ये आ जाए और चौथा वेग आ जाए, तो वेग बदलता है, और बदलने वाले फैक्टर आ जाए और इनमें से कोई 3 आ जाए, तो प्रकाश के परावर्तन में आवर्ती, तरंग दैर्घ्य और चाल तीनों का मान बदलता नहीं है। जितना मान आपतित किरण का होता है उतना ही परावर्तित किरण का हो जाए। मान लो आपको ये भी दे दे कि 50 हर्ट्ज आवर्ती की कोई आपतित किरण किसी समतल दर्पण आपतित हो रही है, तो बताओ परावर्तित किरण की आवृत्ति कितनी होगी। तो परावर्तित किरण की आवृत्ति भी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज ही होगी। यहां से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना। अब इसके बाद में ये जो सतह है ये समतल नहीं होकर कर्व टाइप में हो सकती है। इस हिसाब से हो सकती है कि जैसे ये हो गया कर्व, इसमें अपन ने पॉलिश इधर कर दी, पॉलिश इधर हो गई, और यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित इस पे हो गई, तो ये एक समतल सतह पर बना लेते हैं। यहाँ पर ये क्या आ गया भाई, नॉर्मल आ गया, और नॉर्मल पर नॉर्मल आ गई, अभिलंब आ गया, और यहाँ पर प्रकाश की किरण क्या हो गई भाई, आपतित हो गई। ये कोण क्या हो गया, आई हो गया, और ये कोण क्या हो गया, आर हो गया। ये भी क्या है, प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। और इस सतह को, इसको अपन क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे भाई, उत्तल दर्पण। यानी ये सतह कर्व हो गई, और ये सतह ऐसे भी हो सकती है कि जैसे ये ऐसे हो जाए, और इसमें पॉलिश अपन किधर कर दें, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें, तो ये हो गई। और यहाँ पर ये अभिलंब हो गया, और ये आपतित किरण हो गई, यहाँ पर आपतित हो गई किरण, और यहाँ पर ये वापस चली गई परावर्तित होकर। ये कोण आई हो गया, ये कोण आर हो गया, और ये एन कैप अभिलंब, ये भी एन कैप अभिलंब हो गए। तो ये दोनों, ये कौन सा हो गया भाई, अवतल दर्पण हो गया। और इन दोनों को अपन क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे कि ये गोलीय दर्पण के भाग हैं, और इनसे अपन परावर्तन के जो चित्र हैं वो किस हिसाब से अपन बना सकते हैं कि भाई जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है, किसी सतह पर टकराती है, और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाशी की घटना अपन ने क्या कही, परावर्तन कही। परावर्तन में आवर्ती, तरंग दैर्घ्य और चाल परिवर्तित नहीं होती हैं, बाकी क्या हो जाता है, वेग
वेग में परिवर्तन हो जाता है। और यहाँ अपन ने ये दर्पण चाहे समतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, परावर्तन के जो नियम है वो दर्पण के हिसाब से परिवर्तित नहीं होते हैं। अब अपन बात करेंगे कि भाई एक तो होता है वास्तविक क्षेत्र, बहुत बार अपन पढ़ते हैं वास्तविक क्षेत्र और आभासी क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र और आभासी क्षेत्र। वास्तविक क्षेत्र और आभासी क्षेत्र के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने सबसे पहले एक दर्पण बनाया समतल, तो ये समतल दर्पण, इधर अपन ने इस पे पॉलिश कर दी, एक सतह चिकनी होगी, ये पॉलिश मैंने कर दी। तो जिधर पॉलिश होगी वो तो क्षेत्र कहलाता है आभासी क्षेत्र, और जिधर पॉलिश नहीं होगी यानी सतह चिकनी होगी वो कौन सा कहलाता है? वास्तविक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता है भाई? वास्तविक क्षेत्र कहलाता है। और वास्तविक क्षेत्र में कौन सी किरणें होती हैं भाई? वास्तविक क्षेत्र में कौन सी किरणें होंगी? परावर्तित। वास्तविक क्षेत्र में कौन सी किरणें? परावर्तित किरणें होती हैं। वास्तविक क्षेत्र में परावर्तित किरणें होती हैं और आभासी क्षेत्र में परावर्तित किरणें नहीं होती। परावर्तित किरणें नहीं होती, केवल उनकी फीलिंग होती है कि ये यहाँ से आ सकती है। तो ये जो क्षेत्र है वास्तविक क्षेत्र कहलाएगा। मान ये जो पृष्ठ है, अपन बोलें कि ये सतह चिकनी है तो इसको तो अपन बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, कल भी मैंने बताया था आपको। और इसको अपन बोलेंगे पॉलिश वाला पृष्ठ या अवशोषक पृष्ठ भी इसको बोल सकते हैं। प्रकाश की किरण जब भी किसी दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तक पृष्ठ से यानी चिकनी सतह से आपतित होगी। चिकनी सतह से आपतित होगी तो टकरा के किरणें इसी माध्यम में वापस चली जाएंगी, यानी इस वास्तविक क्षेत्र में परावर्तित किरणें होती हैं। जबकि ये क्षेत्र जो पॉलिश वाला है इधर किरणें नहीं होंगी, इस क्षेत्र को अपन बोलेंगे आभासी क्षेत्र। और इसमें सीधी सी बात है कि इस क्षेत्र में परावर्तित किरणें नहीं होती हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। ऐसे ही कर्व टाइप का जो दर्पण आ जाए अपने पास में, कोई ये डायग्राम आ जाए, तो ये जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र होगा भाई? आभासी क्षेत्र हो जाएगा। और ये जो क्षेत्र हो जाएगा वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? वास्तविक क्षेत्र हो जाएगा। ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा भाई? वास्तविक क्षेत्र आ जाएगा। और ऐसे ये वाला चित्र अपन डायग्राम इधर बना दें, इसमें पॉलिश अंदर की टाइप कर दें, तो ये वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? आभासी क्षेत्र हो जाएगा। और ये वाला कौन सा क्षेत्र हो जाएगा भाई? वास्तविक क्षेत्र हो जाएगा। और ये दोनों जो दर्पण आएंगे वो गोलीय दर्पण की श्रेणी में आएंगे। किस श्रेणी में आ रहे हैं? गोलीय दर्पण की श्रेणी में आ रहे हैं। तो वास्तविक क्षेत्र यानी जो क्षेत्र परावर्तक पृष्ठ की तरफ होता है, या अपन सीधी सी ये कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें परावर्तित किरणें हैं वो वास्तविक क्षेत्र है। और वह क्षेत्र जहाँ या वह स्थान जहाँ पर परावर्तित किरणें नहीं होती हैं वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है भाई? आभासी क्षेत्र कहलाता है। ये कौन सा? बाहर की तरफ है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया भाई? अवतल हो गया। और ये कौन सा हो गया? उत्तल हो गया। ये दोनों दर्पणों को अपन गोलीय दर्पण कहेंगे। इसमें ये क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र है, इसमें ये क्षेत्र आभासी क्षेत्र है। इस दर्पण में ये वाला क्षेत्र आभासी क्षेत्र है और वो वाला क्षेत्र है वास्तविक क्षेत्र है। अब अपन बात करेंगे, कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अब अपन बात करेंगे कि जैसे बिंब या वस्तु अपन रखें तो बिंब और वस्तु भी दो प्रकार की होंगी, एक तो वास्तविक बिंब और एक आभासी बिंब। तो देखो किस हिसाब से बिंब की अपन बात करें, बिंब या वस्तु यानी दर्पण के सामने जो ऑब्जेक्ट अपन रख रहे हैं, जिसकी अपन इमेज बनेंगी, तो जिस इमेज बन रही है उसको तो अपन इमेज को तो अपन कहेंगे प्रतिबिंब, और जो वस्तु अपन रख रहे हैं उसको अपन कहेंगे बिंब। तो बिंब या वस्तु, बिंब या वस्तु की उसकी क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं जिसको अपन ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। यहाँ जैसे अपन ने कोई समतल दर्पण की बात की, समतल दर्पण रख दिया और यहाँ पर इसमें मैंने पॉलिश कर दी और ये मैंने कोई वस्तु रख दी यहाँ पर, तो बिंब वह है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती हैं, उसको अपन क्या कहेंगे? बिंदु ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? बिंदु ऑब्जेक्ट। और ये क्या है भाई? वास्तविक है। वास्तविक है तभी इनसे प्रकाश की किरणें निकलेंगी। ये प्रकाश की किरण निकल गई, यहाँ टकरा गई, और ये प्रकाश की किरण निकल गई, यहाँ टकरा गई। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिंदु बिंब है, यानी इसका जो साइज है बिंदु बिंब, यानी इसकी साइज की अपन बात करें तो ये पॉइंट साइज है। कौन सी साइज है भाई? पॉइंट साइज्ड बिंदु है। पॉइंट साइज है, इसकी आकृति न के बराबर है। और कैसा हो सकता है? ये जैसे अपन ने पॉलिश कर दी, दूसरी जो कंडीशन है वो है, और यहाँ पर आभासी क्षेत्र में कोई बिंदु अपन ने लगा दिया,
तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये वास्तविक बिंब है। कौन सा बिंब है भाई, ये वास्तविक बिंब है। और इस क्षेत्र में तो ये आभासी क्षेत्र है, तो आभासी क्षेत्र में जब कोई वस्तु रखेंगे, यानी ये बिंदु बिंब अपन ने रख दिया, क्या रख दिया, बिंदु बिंब अपन ने रख दिया, तो ये कौन सा है भाई, आभासी। कौन सा क्षेत्र हो गया, आभासी क्षेत्र हो गया। तो ये बिंब कैसा हो गया, आभासी बिंब हो गया। और इस आभासी बिंब पे प्रकाश की किरण जैसे ये यहाँ से आएंगी तो अपन को ये लग रहा है कि इनको आगे बढ़ाएंगे तो इस बिंदु पर जाके ये क्या होंगी, मिलेंगी। तो आभासी प्रतिबिंब में अपन को है कि वस्तुएं दूर से आ रही हैं, किसी बिंदु पर जाके इकट्ठी होंगी, उस प्रतिबिंब को अपन क्या कहेंगे, बिंदु प्रतिबिंब। और कैसा होगा वो, आभासी होगा। यदि सतह मतलब कैसी हो, ऐसे हो, कर्व टाइप हो, और इसमें ये मान लो ये मैंने क्या कर दिया, इस पर पॉलिश कर दिया, और यहाँ वास्तविक अपन बिंब रखें तो ये यहाँ गई, यहाँ टकराएगा, और ये यहाँ आ गई, यहाँ टकराएगा। तो ये भी जो प्रतिबिंब होगा, यानी अपना बिंब होगा, वो कैसा होगा, वास्तविक बिंब होगा। क्या होगा, वास्तविक बिंब होगा या वास्तविक वस्तु होगी। और ये तीनों जो मैंने बताए, ये बिंदु बिंब है, पॉइंट साइज है इसका आकार भी पॉइंट साइज है, इसका आकार भी पॉइंट साइज है। इसमें ये जो है ये समतल दर्पण, ये समतल दर्पण, और वो गोलीय दर्पण है। गोलीय में उत्तल, एक तरफ पॉलिश करेंगे तो उत्तल, और दूसरी तरफ पॉलिश कर देंगे तो अपन क्या हो जाएगा, अवतल। वस्तु केवल आपतित, यानी बिंब जो है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि बिंब या वस्तु, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है। केवल बिंब या वस्तु केवल आपतित, बिंब या वस्तु केवल आपतित किरणों, बिंब या वस्तु केवल आपतित किरणों द्वारा ही निश्चित होता है। बिंब है, उसमें परावर्तित किरणों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बिंब हमेशा डिसाइड होगा, तो वस्तु बोल दो चाहे बिंब बोल दो, वो केवल आपतित किरणों द्वारा ही निश्चित होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है कि वस्तु जो है, बिंब जो है, वो कौन सी किरणों द्वारा निश्चित होता है, तो आपतित किरणों द्वारा ही निश्चित होता है। या अपन ये कह सकते हैं बिंब या वस्तु केवल आपतित किरणों द्वारा ही निश्चित किया जाता है। अब जैसे बिंब की दो प्रकार की पोजीशन हो गई, एक तो कौन सा हो गया भाई, आभासी हो गया, और एक कौन सा हो गया, वास्तविक बिंब हो गया। कहने का मतलब है वास्तव में तो वास्तविक बिंब तो वो हो गया जहां पर प्रकाश की किरणें निकलकर फैलेंगी, और आभासी कौन सा हो गया, जिधर पॉलिश है उधर यदि कोई वस्तु अपन मान ले। जैसे अपन समतल दर्पण में देखेंगे कि अपन दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपन को ऐसा लग रहा है कि अपना प्रतिबिंब है वो पीछे की तरफ है, यानी वो अपन वास्तव में अपन हैं थोड़ी वहां पर दर्पण के पीछे की साइड में, लेकिन अपन को क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। तो वो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। तो जिधर छाया होती है उधर यदि कोई प्रतिबिंब है तो उसको अपन कहेंगे आभासी प्रतिबिंब है। अब जैसे आभासी बिंब है, अब जैसे बिंब की दो स्थितियां हैं, वैसे ही क्या होंगे, प्रतिबिंब की भी स्थिति हो सकती है। कैसी, प्रतिबिंब की स्थिति हो सकती है। और प्रतिबिंब अपन बनाना, जैसे एक चित्र बना रहा हूं मैं, और इसमें मैंने पॉलिश कर दी, पॉलिश इधर कर दी, तो ये अवतल आकार का बन गया। और इसमें मैंने क्या रखा, ये एक लाइन जिसको अपन आगे बोलेंगे कि ये मुख्य अक्ष है, और इस लाइन पर प्रिंसिपल अक्ष पे मैंने कोई वस्तु रख दी जिसको हम अपन मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ओ। ये बिंदु आकार का है, वास्तविक क्षेत्र में मैंने इसको रखा है। यहां से प्रकाश की किरणें आएंगी तो फैलेंगी, ये फैल गई, यहां पर गई, यहां पर ये फैल गई, वापस जब टकराएंगी तो टकरा कर ये अपन मानते हैं कि ये यहां मिलेंगी। कहां मिलेंगी भाई, ये यहां मिलेंगी, यहां मिलेंगी, ये मिल गई, ये मिल गई। तो जो यहां पर मिली वो परावर्तित किरणें हैं, दोनों टकराकर वापस आई हैं, तो परावर्तित किरणें मिल गई, और यहां से जो निकली हैं वो वस्तु से निकली हैं। तो ये जो प्रतिबिंब है, यानी ये जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है भाई, ध्यान देंगे बात को। और ये जो है मैंने अभी बताया, इसका जो है अवतल, कैसी आकार होगी, इसका अवतल आकार है, और इससे जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक प्रतिबिंब बना है। ऐसे ही अपन उत्तल की बात करें, ऐसे ही कि इसमें उत्तल में ये मुख्य अक्ष, और ये मैंने क्या बना दी भाई, पॉलिश कर दी इसके मुख्य अक्ष। ये अक्ष है वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण को दो भागों में विभक्त कर दे। जैसे ये यहां से निकल रही है, ये मान लो ये यहां से निकलेगी, तो ये भी क्या हो गई भाई, मुख्य अक्ष हो गई। उसको अपन को क्या मानेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बताई नहीं है, लेकिन ये लाइन खींची तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई ये मुख्य अक्ष होती है। आगे अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल से। तो ये जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। अब मान लो यहाँ ये है,
ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा इस दर्पण पर, और इस दर्पण पर ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें गई, ये गई, चलो ये यहाँ आ गई, ये आ गई, और यहाँ ये टकराई तो अंदर तो जा नहीं पाएगी, ये किधर हो जाएगी, इधर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब इसको मैं पीछे की तरफ, इसी दिशा में इसकी पीछे की तरफ बढ़ाना चाहूँ तो ये पीछे की तरफ मैंने बढ़ा दिया, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा आई, ये कौन सा प्रतिबिंब बनेगा बेटा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बात भी अपन को ध्यान में रखनी है, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। यानी बिंब वस्तु केवल कौन सी किरणों से डिसाइड हो रहा है, आपतित किरणों से। वैसे ही अपन ये कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं अपन, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि प्रतिबिंब प्रावर्तित या अपवर्तित किरणों से क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, प्रावर्तित या अपवर्तित किरणों से क्या होगा, निश्चित होगा। प्रतिबिंब यानी बिंब को जब अपन डिसाइड करेंगे तो वो आपतित किरणों से डिसाइड हो रहा है, और जब प्रतिबिंब को जब अपन डिसाइड करेंगे तो वो प्रावर्तित या अपवर्तित किरणों से निश्चित होगा। यानी अपन ने ये पढ़ा कि प्रतिबिंब भी दो प्रकार का, आभासी और वास्तविक, और बिंब भी दो प्रकार का, आभासी और वास्तविक। अब अपन बात करेंगे कि भाई समतल दर्पण, यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। अब अपन बात करेंगे कि भाई समतल दर्पण में क्या विशेषताएं होती हैं, कैसी इसकी सतह होती है, सारी बातों का स्टडी करेंगे। समतल दर्पण, सिंपल मिरर इंपॉर्टेंट है, अपन डेली यूज में इसको काम में लेते हैं। सुबह सुबह अपने बाल बनाते हैं तो समतल दर्पण में ही अपन उसमें अपना मुंह देखते हैं। समतल दर्पण, इसमें छोटी छोटी समतल दर्पण एक ऐसी, या समतल दर्पण एक दर्पण है, समतल दर्पण एक दर्पण है जिसमें पूर्णतः समतल सतह होती है, समतल दर्पण में सतह होती है। यानी समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण एक दर्पण का प्रकार है जिसकी जो सतह है वो पूर्णतः क्या होती है भाई, समतल होती है। दूसरी बात, समतल दर्पण, जब अपन समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं तो बिंब प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण बिंब यानी वस्तु, और प्रतिबिंब यानी उस वस्तु की जो प्रतिबिंब बना है, इमेज, इसको बोलते हैं अपन इमेज। बिंब प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा के, जो समतल दर्पण है, मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर होता है। वाली रेखा के, इंपॉर्टेंट बात है, लंब समद्विभाजक पर होता है। यानी अपन जब समतल दर्पण के सामने होते हैं तो बिल्कुल अपन को ऐसा लगता है कि जैसे मैं खड़ा हूं वैसे ही मेरी इमेज खड़ी है। तो इस बात का मतलब क्या है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है तो बिंब और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक पर समतल दर्पण पड़ा होता है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको अपन क्या कहते हैं कि भाई पार्श्वी। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, पार्श्वी। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, पार्श्वीय प्रतिलोम। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, समतल से पार्श्वीय प्रतिलोम होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, पार्श्वीय प्रतिलोम होता है। यानी अपन इसको कह सकते हैं कि मोस्टली क्या, हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से। केवल अपन को आभास होता है, इसको अपन बोलते हैं पार्श्वीय प्रतिलोम। और इसमें अपन चित्र बना के देखें, जैसे मान लो ये समतल दर्पण है, इंपॉर्टेंट बात है ये मैं बताने जो जा रहा हूं। इसकी ये सतह आभासी सतह या अपरावर्तक पृष्ठ हो गया, परावर्तक, इसके सामने मैंने आर रखा। आर जो अपनी अंग्रेजी का जो लेटर है वो आर रख दिया। आर का ये जो भाग है ये तो फिलहाल क्या है, दायां भाग, और ये आर का ये भाग है वो क्या है, बायां भाग। ध्यान से देखना, दायां भाग तो ये है और बायां भाग ये है। जैसे इस आर का चित्र बनेगा,
ये जितनी दूरी पर आर रखा हुआ है उतनी दूरी पर ये बनेगा, और चित्र कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर पर ही होगा। और जो दायां भाग है, अब जो दायां भाग है वो तो क्या हो जाएगा, बायां भाग, और ये क्या हो जाएगा भाई, दायां भाग। यानी दाएं भाग का क्या हो जाएगा, बायां भाग हो जाएगा, सॉरी ये तो क्या हो जाएगा इसका दायां, और ये क्या हो जाएगा बायां, मतलब जस्ट उलट जाएगा। पहले इधर है ये अब इधर आ जाएगा, यानी जो दायां भाग पहले है वो दायां भाग पहले आ जाएगा, और बायां भाग है वो बायां भाग में चला जाएगा। ये इसका ऐसा प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से या रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि घड़ी को समतल दर्पण के सामने रखें अपन। घड़ी को समतल दर्पण के सामने रखें, समतल दर्पण के सामने रख रहे हैं, घड़ी को सामने रख रहे हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि घड़ी को अपन ने समतल दर्पण के सामने रखा तो बिंब का और प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं कौन कौन सी, जैसे मैं पहली इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि जैसे मान लो घड़ी में बिंब का समय है, बिंब का समय, घड़ी में जो वस्तु है, वस्तु बिंब का समय या वस्तु का समय, जैसे ए अपन ने मान लिया कि वह समय है, और समय किस में, केवल घंटे में है। कि जैसे किसी घड़ी में एग्जैक्ट घंटा बजा हुआ है, ना मिनट है ना सेकंड है, तो उसका प्रतिबिंब का जो समय होगा, याद रखना है प्रतिबिंब का समय, तो उसके प्रतिबिंब का समय जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, 12 माइनस AH। यानी उस घंटे को अपन किस में से कम कर देंगे, 12 में से उस घंटे को अपन क्या कर देंगे भाई, घटा देंगे उसमें से क्या कर देंगे अपन, घटा देंगे। अब मान लो दूसरी कंडीशन क्या है, कि बिंब का समय अपने पास में, कि जैसे 10:20 हो रखी है, तो भाई 10 घंटा भी है अपने पास में और मिनट भी है, यानी AH और B मिनट, ए तो हो गई हावर और बी मिनट हो गई। तो जो प्रतिबिंब होगा उसका टाइम क्या होगा भाई, प्रतिबिंब का जो टाइम होगा वो क्या होगा, प्रतिबिंब का समय होगा, प्रतिबिंब का समय होगा 11 घंटा माइनस 60 मिनट। भाई 11 घंटा 60 मिनट का मतलब 12 बज गए, 12 घंटे पूरे हो गए, और माइनस क्या हो जाएगा AHBM, यानी घंटे में से घंटा घट जाएगा और मिनट में से क्या घट जाएगी, मिनट घट जाएगी, तो अपन को प्रतिबिंब का समय आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि भाई घंटा भी दे रखा अपन को और मिनट भी दे रखी है और अपन को सेकंड भी दे रखी है, यानी बिंब का समय अपन को दे रखा है A घंटा, B मिनट और C हावर मिनट और सेकंड, ऐसे दे रखा है AH BM और CS। तो प्रतिबिंब का जो समय है, प्रतिबिंब का जो समय है वो क्या हो जाएगा। अब अपन बात करें तो इसको और अपन तोड़ लें इसको, तो 11 अपन इसको लिखेंगे 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड। अब 12 हो गए ना, 12 घंटे पूरे हो गए, 11 घंटे 59 मिनट और क्या हो गई 60 सेकंड, तो 60 मिनट हो गए। यहाँ पर 60 सेकंड को अपन जोड़ेंगे, यानी 12 में से ही हो गए, और इसको अपन क्या करेंगे माइनस AH BM और CS। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से अपन देखेंगे कि भाई समतल दर्पण एक दर्पण है जिसमें पूर्णतः समतल सतह होती है। बिंब वस्तु प्रतिबिंब, जहां पर बिंब समतल दर्पण के सामने अपन खड़े हैं और बिंब और प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा है उसके लंब समद्विभाजक पर समतल दर्पण को रखा जाता है। समतल दर्पण में जो इन्वर्जन या इन्वर्स इन्वर्जन प्रतिबिंब बनता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है, बायां भाग दायां हो जाता है और दायां भाग क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। इसको अपन क्या कहेंगे, पार्श्वीय प्रतिलोम कहेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ जाए कि पार्श्वीय प्रतिलोम किस प्रकार के दर्पण से बनता है, तो उसमें आ जाए अवतल आ जाए, उत्तल आ जाए या समतल आ जाए, तो आप इसको लगा सकते हो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो रीजनिंग का भी हो सकता है, ये क्वेश्चन जीके का भी हो सकता है, और ये अपने फिजिक्स का भी क्वेश्चन है।
कि भाई बीम का समय, जैसे मान लो मेरे पास में कोई घड़ी है और मैं उसको समतल दर्पण के सामने करूं और यहाँ 10 बज गए, तो उसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी? तो उसकी इमेज अपन दर्पण में बिना देखे अपन निकाल सकते हैं कि 12 माइनस एच, 12 में से घंटे घटा दो उतनी इसकी इमेज बनेगी। ये अपन आप अपने घर पे भी कर सकते हो। फिर मान लो मेरी घड़ी है उसमें 10 बज के 10 मिनट है, तो 10 बज के 10 मिनट जैसे ही आ गए तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मिनट वाली सुई को भी घटा सकता हूँ। और फिर मान लो मेरी घड़ी में टाइम भी दे रखा है, मिनट भी दे रखी है और सेकंड भी दे रखी है, तो वहां से अपन प्रतिबिंब का समय कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो। अब समतल दर्पण के बारे में और अपन आगे बात करेंगे कि समतल दर्पण है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि समतल दर्पण दुनिया के लिए, पूरी ब्रह्मांड के लिए, समतल दर्पण दुनिया के लिए कैसी खिड़की? आभासी खिड़की की तरह वर्क करता है भाई। किसकी तरह? आभासी खिड़की की तरह कार्य करता है। समतल दर्पण क्या करता है? आभासी खिड़की की तरह कार्य करता है। हाँ, अब जैसे मान लो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरी लंबाई, बहुत ध्यान से देखना है, सुनना है, कि जैसे मेरी लंबाई 6 फुट है, 6 फुट मेरी लंबाई है और मेरे को मेरा पूरा शरीर यानी पैर से लेके सिर तक मेरे को समतल दर्पण में देखना है, तो समतल दर्पण की हाइट क्या होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंखों की हाइट पे निर्भर नहीं है, अपन को सीधा सीधा याद रखना है कि जितनी आदमी की हाइट है उससे आधा अपन को समतल दर्पण चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति की लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए। यदि अपन को पूरी इमेज अपनी देखनी है, पूरी इमेज देखनी है, तो व्यक्ति की लंबाई, जो भी व्यक्ति की लंबाई है उसकी आधी लंबाई का दर्पण चाहिए, समतल दर्पण चाहिए। आधी लंबाई का समतल दर्पण चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लो, जैसे मान लो आ जाए कि एक दीवार है और जिस 10 सेंटीमीटर है, या कोई आदमी है जो 6 फुट का है या 7 फुट का है, तो बताओ उस आदमी के पैर भी दिखने चाहिए और सिर भी दिखना चाहिए, तो उसका समतल दर्पण कितना बड़ा लाएं? तो आदमी की जितनी भी हाइट है उससे आधी हाइट का अपन क्या ले आए भाई? समतल दर्पण ले आए, तो काम अपना हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए अपन को यह दे देता है कि पृथ्वी की सतह से आंखों की ऊंचाई इतनी है। जैसे मान लो मैं कहूं आपको क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति की ऊंचाई है वो 1.8 मीटर है। कितनी मीटर है? 1.8 मीटर है, और उसकी पैरों से आंखों की लंबाई है वो 1.6 मीटर है, कि भाई 2 मीटर कम है। भाई मेरी पूरी ऊंचाई 1.8 मीटर है और मेरी आंखों की ऊंचाई है वो 1.6 मीटर है, तो बताओ इस आदमी की पूरी इमेज देखने के लिए अपन को दर्पण कितना होना चाहिए? दर्पण की हाइट क्या होनी चाहिए? तो अपन को 1.6 मीटर से कंफ्यूज नहीं होना है, अपन को आंखों की ऊंचाई नहीं देखनी है, अपन को सीधी सीधी ये देखनी है कि आदमी की कुल लंबाई कितनी है? 1.8/2, तो 0.9 मीटर का अपन को क्या चाहिए भाई? दर्पण चाहिए, यदि अपन को पूरी इमेज देखनी है तो। ये बात आपने नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये दर्पण की। हाँ, स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले ले। समतल दर्पण के बारे में इतनी बातें पढ़ने के बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट समतल दर्पण का, कि समतल दर्पण में विचलन कोण। अब कोई ये भी हो जाए कि भाई विचलन कोण होता क्या है? तो सीधी सी बात है कि आपतित किरण का, जैसे समतल दर्पण पर कोई भी किरण आपतित हो रही है, तो यदि मान लो दर्पण नहीं होता तो वो किधर जा रही है, और दर्पण होने से उसके पथ में कितने का विचलन हो गया, वो क्या कहलाता है? उसका विचलन कोण कहलाता है। तो अब अपन कैलकुलेट करेंगे कैसे, कि मान लो ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण हो गया, और ये क्या हो गया भाई? इसका अभिलंब। और यहां पर कोई किरण है वो आपतित हो रही है, ये किरण आपतित हो गई, जिसका कोण कितना है भाई? आई है। अब इस दर्पण की वजह से ये किरण यहां से परावर्तित होकर कहां चली गई? यहां चली गई, ये कोण है आर। मान लो ये दर्पण नहीं होता तो ये किरण ऐसे आ रही है, ऐसे ही चली जाती भाई, सीधी सीधी चली जाती है, लेकिन दर्पण होने की वजह से ये इधर चली गई, तो ये मान लो ये किरण का क्या हो गया? वास्तविक पथ हो गया भाई, सीधी जाती है, ये किरण का क्या हो गया? वास्तविक पथ हो गया, और ये चली इधर गई, तो ये वाला जो कोण है इसको अपन कहेंगे डेल्टा, और ये कोण क्या हो गया भाई? विचलन कोण। यानी यहां पर डेल्टा क्या है? विचलन कोण।
कोई पूछे विचलन कोण क्या है, यानी अपन कहेंगे आपतित किरण का, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो आपतित किरण का अपने मार्ग से भटक जाना, या अपने मार्ग से जितने कोण पे वो भटक गई वो क्या कहलाता है, उसका विचलन कोण कहलाता है। इसको अपन कैलकुलेट करें तो देखो ध्यान से, ये एक पूरी सरल रेखा हो गई, और सरल रेखा पर आपको पता है कि एक सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है भाई, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से अपन करें, क्या करें कि सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बराबर ये पूरा कोण 180 डिग्री, और इसमें कौन कौन क्या है, आई है प्लस आर है प्लस क्या है भाई, डेल्टा है। तीनों का योग कर दिया भाई, ये इतना इतना आई, फिर इतना इतना आर, और इतना इतना क्या है, डेल्टा। तो ये विचलन कोण हो गया, समझ गए। अब देखो डेल्टा का मान निकालना है, तो डेल्टा बराबर क्या करेंगे अपन, 180 डिग्री माइनस आई माइनस आर। भाई पक्षांतरण कर दिया तो ये इधर आ गया, बराबर 180 डिग्री माइनस आई ले लिया कॉमन, तो आई प्लस क्या हो गया, आर। अब अपन जानते हैं, अभी पढ़ा है परावर्तन के नियम से, कोण आई इक्वल्स टू कोण आर, कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो अपन इसको मान लेते हैं कि ये कोण कितना हो गया, आई हो गया। तो इसको अपन क्या करें, 180 डिग्री माइनस आई प्लस आई, यानी क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 2i हो गया विचलन कोण। यानी समतल दर्पण का विचलन कोण कितना हो गया भाई, 180 डिग्री माइनस 2i। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो एक ऐसी कंडीशन और है कि अपने पास में दो समतल दर्पण है। कैसे समतल दर्पण है भाई, दो समतल दर्पण है, जैसे एक तो मैं ऐसे बना दूं और एक ऐसे बना दूं। ये समतल दर्पण मैंने बना दिया और एक ये समतल दर्पण मैंने बना दिया, और दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है भाई, थीटा मान लिया अपन ने, कि दोनों जो समतल दर्पण है वो थीटा कोण पर एक दूसरे से क्या हुए हैं भाई, झुके हुए हैं। इसको अपन मान लेते हैं m1 है, इसको मान लेते हैं अपन m2 है। तो अपन को ये पता लगाना है कि दोनों के कारण विचलन कोण कितना होगा। भाई दो समतल दर्पण है, एक दूसरे से मान लो, ये मैंने तो थीटा माना है, बाकी ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, कितना भी कोण हो सकता है। तो कोई आपतित किरण है, वो ऐसे इस पर आपतित हो रही है, ये लो ऐसे आपतित हो रही है, और अपन को ऐसा चित्र बना के पूछ ले कि कुल पूरे विचलन कोण का मान दोनों दर्पणों के कारण कितना होगा। तो देखो ये ध्यान से कि भाई ये आपतित किरण है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल, और इस कोण को अपन मान लेते हैं अल्फा। इस कोण को अपन क्या मान ले, अल्फा। अब अपन को परावर्तन के नियम से पता है, क्या पता है, कि जितने कोण पर आपतित कोण है विलंब से, उतने ही कोण पर क्या होगी, परावर्तित किरण होगी। तो ये परावर्तित किरण इधर आपतित हो गई, ये कोण भी क्या हो गया, वह अल्फा हो गया, क्योंकि यहां से परावर्तित हो गई किरण, तो ये आ गई यहां पर। अब मान लो ये कारण सीधी रेखा यहां आ जाती है, दर्पण नहीं होता तो सीधा ही यहां आता, तो ये कोण कौन सा हो गया, एक विचलन कोण हो गया, डेल्टा 1, यानी इस दर्पण के कारण विचलन कोण। समझ में आई बात। अब मान लो ये यहां पर आपतित हो गई, इसकी तो ये परावर्तित किरण है, और यहां पर ये आपतित हो गई, तो ये क्या हो गया, इसका अभिलंब। इस पे थोड़ा सा इसको ऐसे बना दें अपन, ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, यहां पर आपतित हो गई, ये यहां पर अपन ने क्या बना दिया, इसका अभिलंब बना दिया, इस दर्पण का अभिलंब बना दिया। तो ये कोण अपन ने माना भाई बीटा, कि ये नए कोण पर आपतित हो रही है, ये कोण क्या है भाई, बीटा कोण है। तो जिस कोण पर आई है उसी कोण पर वापस ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये कोण भी क्या हो गया भाई, बीटा, क्योंकि भाई परावर्तन का नियम कहता है कि जितने कोण पर आपतन होगा उतने ही कोण पर क्या होगा, परावर्तन होगा। कोण आई इक्वल्स टू कोण आर। अब इसका विचलन कोण अपन देखें तो मान लो ये दर्पण नहीं होता तो ये किरण किधर जाती, सीधी की सीधी यहां जाती, इस दर्पण के कारण ये इधर रिफ्लेक्ट होकर चलेगी। तो ये वाला जो कोण है ये कौन सा हो गया, इस दर्पण के लिए विचलन कोण हो गया डेल्टा 2। बहुत ध्यान से। अब देखो अपन बात करें, क्या बात करें कि भाई ये नॉर्मल है, विलंब है, और यहां से ये इस दर्पण की सतह है, तो आपको पता है कि भाई इस अभिलंब का इससे कोण, ये वाला कोण कितने डिग्री, 90 डिग्री है, क्योंकि अभिलंब है। और 90 डिग्री में ये कोण कितना दे रखा है भाई, ये वाला कोण अल्फा दे रखा है, तो ये वाला कोण कितना हो गया भाई, 90 डिग्री माइनस अल्फा। कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस अल्फा। इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी, कितना कोण हो गया कि भाई ये विलंब का इस दर्पण की सतह से कोण कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री में इतना इतना दे रखा है अल्फा, तो ये वाला कोण कितना हो गया भाई, ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फा। समझ में आ गई बात। ऐसे ही अपन करें, ये अभिलंब है इसका, और अभिलंब का तो ये वाला कोण कितना हो गया, इसका भी 90 डिग्री हो गया। सतह के मतलब मिरर, ये M1 से ये 90 डिग्री,
इसमें इतना इतना इसने क्या दे रखा है बीटा, तो ये वाला कोण बेटा क्या हो गया 90 डिग्री माइनस बीटा। कितना हो गया 90 डिग्री माइनस बीटा। तो यहां से अपन कुल विचलन ज्ञात करें इसके लिए, तो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी डेल्टा 1 विचलन तो किसके कारण है भाई, सॉरी इसको m1 नाम दे देते हैं, इसको m2 नाम। डेल्टा 1 तो m1 दर्पण के कारण है और डेल्टा 2 किसके कारण है, m2 दर्पण के कारण है। तो डेल्टा 1 का मान कितना है भाई 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, अभी निकाला अपन ने, और डेल्टा 2 का मतलब कितना है भाई प्लस 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा, सॉरी 2 बीटा, क्योंकि वहां पर बीटा है। तो ये कितना हो गया 360 डिग्री, माइनस का निशान ले लो कॉमन और 2 ले लिया बाहर, और अल्फा प्लस कितना हो गया बीटा। ये आ गया इन दोनों कोणों के कारण विचलन आ गया, कि इन दोनों के कारण ये विचलन है। अब अपन ध्यान से देखें, इसको पॉइंट नाम दे दें ए, इसको पॉइंट नाम दे दें बी, और इसको नाम दे दें ओ। तो त्रिभुज ओ ए बी में ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है। अब अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री भाई 180 डिग्री होता है। तो इसमें देखो 180 डिग्री बराबर, एक तो त्रिभुज का ये कोण है, एक त्रिभुज का ये कोण है, और एक त्रिभुज का ये कोण है। तो थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस बीटा प्लस 90 डिग्री माइनस अल्फा। ध्यान से समझना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 180 डिग्री ये तीन कोण थीटा, 90 डिग्री माइनस अल्फा और 90 डिग्री माइनस बीटा। अब देखो यहां से अपन निकाल लें, तो 90 90 180, और 180 से ये कट गया, तो यहां से ये क्या आ गया थीटा बराबर आ गया बेटा अल्फा प्लस बीटा। थीटा बराबर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा आ गया। और इसको अपन समीकरण मान लें 1, इसको समीकरण नंबर मान लें अपन 2। समीकरण 2 का उपयोग किस में कर दो भाई, समीकरण 1 में कर दो। तो दोनों दर्पण के कारण विचलन कोण का मान कितना आ गया भाई 360 डिग्री माइनस 2, और अल्फा प्लस बीटा को अपन क्या कहेंगे 2 थीटा। ये रहा, ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। मान लो इस कोण का मान आपको दे दे कि दो कोण हैं, दो दर्पण वो 30 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं, तो बताओ उनका विचलन कोण कितना होगा। तो 360 डिग्री माइनस 2 गुणा 30 डिग्री बराबर 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर कितना हो गया भाई 300 डिग्री। इसका आंसर हो गया, कितना आंसर हो गया कि विचलन कितने का होगा 300 डिग्री का विचलन हो गया। तो ये तो क्या हो गया समतल दर्पण के कारण विचलन, एवं में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। और ये अपन को ऐसे भी याद रखना है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर यदि ये इंक्लाइंड है तो इनमें विचलन कितना होगा डेल्टा इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। अपन को अल्फा और बीटा का मान मान लो ये 30 डिग्री दे दे, ये 30 डिग्री दे दे तो भी अपन को ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। और यहां से ये न्यूमेरिकल बने तो डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि डेल्टा बराबर कितना हो गया 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब ये क्या हो गया, ये कुल विचलन आ गया। अब कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि भाई दो समतल दर्पण इस हिसाब से रखे हुए हैं तो उनमें बिंब या प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो आगे अपन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, अब देखो बिंब की स्थिति कि भाई कितने प्रकार के बिंब बनेंगे। तो मोस्टली आपको ये ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण के अंदर जब बिंब बनेंगे, थीटा कोण पर दो दर्पण है समतल और उनके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है तो उनके बिंब कैसे बनेंगे। तो एक चीज तो मोस्टली जो बिंब बनते हैं वो विषम संख्या में ही बनेंगे। किस संख्या में बनेंगे, विषम संख्या में बनेंगे। तो अपन एक लाइन लिख देते हैं कि जब दो समतल दर्पण के मध्य, जब दो समतल दर्पण के मध्य कोण थीटा, जब दो समतलों के मध्य कोण थीटा हो तो उनके मध्य स्थित, बहुत ध्यान से अपन को देखना है इस पे क्वेश्चन, चाहे नेट की एग्जाम हो तो भी आते रहते हैं, अपनी पीएमटी की हो, नीट की हो, 12वीं क्लास की एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन आता रहता है। कोण थीटा हो तो उनके मध्य स्थित बिंदु बिंब के बिंदु बिंब या अपन बोलते हैं उनके मध्य स्थित वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या के प्रतिबिंबों की संख्या। पशु परिचर वाले ध्यान दें भाई,
प्रतिबिंबों की संख्या, इंपॉर्टेंट बात है भाई, प्रतिबिंबों की संख्या। ए स्थिति क्या है कि प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, 360 डिग्री बटे थीटा। कितनी होगी, 360 डिग्री बटे थीटा। ये भाग देने के बाद में यदि m आए, m का मतलब क्या है, m कोई संख्या है, यदि ये m सम है, सम का मतलब 2 4 6, यानी वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, ये सम हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, हो तो प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होगी m-1। कहने का मतलब यदि सम आएगी तो उसमें से एक अपन घटा देंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी स्थिति क्या है कि यदि 360 डिग्री बटे थीटा और m का मान विषम आ जाए, कैसा आ जाए, विषम आ जाए, तो इसमें दो स्थितियां पैदा होती हैं। कौन कौन सी स्थिति है, जब बिंब समद्विभाजक, यानी दोनों दर्पण हैं उनका जो लंब समद्विभाजक, कौन सा, लंब समद्विभाजक पर नहीं हो तो, यानी जो वस्तु उसमें अपन रखेंगे वो यदि जब बिंब समद्विभाजक पर नहीं हो तो प्रतिबिंबों की संख्या उतनी की उतनी हो जाएगी जितनी आएगी। यदि लंब समद्विभाजक पर नहीं हो तो प्रतिबिंबों की संख्या, अब लंब समद्विभाजक कैसे, जैसे मान लो ये दर्पण, दो दर्पण है, ये इधर पॉलिश कर दी, ये पॉलिश कर दी। अब लंब समद्विभाजक ये कोण थीटा है तो इसका लंब समद्विभाजक ये हो गया। यदि ये यहां है तो एक स्थिति है, और यदि ये लंब समद्विभाजक पर नहीं है, ये यहां है, तो इसकी दूसरी स्थिति हो सकती है। तो एक स्थिति तो ये होगी। और जब बिंब लंब समद्विभाजक किस पर, समद्विभाजक पर हो तो, ये तो नहीं हो तो तब ऐसी की ऐसी जितनी जो संख्या आ रही है उतनी की उतनी बन जाएगी कि जब बिंब समद्विभाजक पर नहीं हो तो प्रतिबिंब जितना आ रहा है उतना का उतना हो जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या n बराबर m हो जाएगी। और जब बिंब लंब समद्विभाजक पर हो तब प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी n बराबर m-1। कितनी हो जाएगी भाई, m-1 हो जाएगी। इसको अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे कि मान लो दो दर्पण थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं। कितने डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं, 30 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं। तो इमेज कितनी होगी, 360 डिग्री बटा 30। कितनी होगी इमेजों की संख्या, 360 डिग्री बटा थीटा। तो थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 360 डिग्री बटे 30, 0 से 0 कट गया, और 12 दूनी 24, 12 3 36, कितने आ गए भाई, 12। 12 क्या है, सम, कैसी संख्या है 12, सम। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 11। इसका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। और इस बात को भी अपन को ध्यान में रखना है, यदि 360 डिग्री बटा थीटा और m आ जाए, m विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब जैसे 3 5 7 आ जाए, और उसमें पहली स्थिति क्या है कि जब बिंब लंब समद्विभाजक पर नहीं हो तो, जैसे मान लो कोई चित्र आ जाए और उसमें अगला ये दे दे 30 डिग्री का कोण और बिंब का कोण दे दे 15 डिग्री। इसका मतलब बिंब का कोण 15 डिग्री दे दे तो बिंब कहां पर है, लंब समद्विभाजक पर है। तो जब बिंब लंब समद्विभाजक पर है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, n बराबर m-1, यानी संख्या एक कम हो जाएगी। और जब बिंब लंब समद्विभाजक पर नहीं हो तो, जब बिंब लंब समद्विभाजक पर नहीं हो तो संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर m, यानी उतनी की उतनी रहेगी। ये समझ में आ गई होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नेट की परीक्षा में भी इससे क्वेश्चन आया है। 12वीं लेवल का एबेसेड आजकल आने लग गए हैं 12वीं में, वहां भी आ सकता है। पशु परिचर वाले भी ध्यान रखें, उनके भी आ सकता है। और बाकी जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो तो मतलब ध्यान में रखना ही रखना है उनको। अब नेक्स्ट जो समतल दर्पण के बारे में बात आ रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी। ये मैं पहले ले रहा हूं, समतल दर्पण की, बारी वाले ध्यान दें, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। f बराबर अनंत होती है तो r बराबर भी कितनी हो जाएगी, अनंत। अब कोई पूछे कि सर ये अनंत कहां से आया, तो एक चीज मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी अनंत होती है उसका क्या राज है। तो उसका राज ये है कि दर्पण अपने पास में 3 प्रकार के हैं भाई, समतल है, उत्तल है और अवतल है। अब जैसे मैं इस दर्पण को बनाना चाहूं तो मैं एक बहुत बड़ा गोला ले लूं। अपनी पृथ्वी की जो त्रिज्या है r बराबर 6400 किलोमीटर है, उतनी बड़ी त्रिज्या का अपन एक गोला ले लें, बहुत बड़ा गोला ले लें,
और उस गोले में से थोड़ी सी जगह, कौन सी, कितनी सी जगह, जैसे मान लो इस बोर्ड पे भी मैं पूरा एक गोला बना लूं, जैसे मान लो इतना एक गोला बना लूं और इतनी इतनी जगह मैं इस पर काट लूं और इस जगह को मैंने ये काटा और ये मैंने क्या कर दी, इस पर पॉलिश कर दी। अब कोई पूछे कि बहुत बड़ा जो गोला है उसकी जो त्रिज्या है, कितनी त्रिज्या का गोला लिया आपने, तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई मेरे को नहीं पता, मैंने तो अंदाज ले लिया, तो r बराबर कितना मान सकते हैं, उसको अनंत मान सकते हैं। तो समतल दर्पण भी गोलीय दर्पण का एक भाग हो सकता है जिसकी त्रिज्या r बराबर क्या होगी, अनंत, यानी उसका वक्रता के अंदर क्या होगा, अनंत। और अपन जानते हैं कि r बराबर 2f, तो r बराबर अनंत है तो f बराबर भी कितना होगा, अनंत होगा। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, r बराबर अनंत तो f बराबर क्या होगा, अनंत। और ध्यान से देखो r क्या है भाई, दूरी तो है, तो कई बार तो ये पूछा जाता है कि फोकस दूरी का मात्रक, तो सेंटीमीटर सीजीएस में और मीटर किस में, एमकेएस में हो सकता है। तो इस बात का भी अपन को ध्यान रखना है, यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, इसको अपन को ध्यान रखना है। हाँ, नेक्स्ट जो समतल दर्पण के बारे में बात आ रही है वो ये है कि इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो किसी समतल दर्पण है और अपन मान लें यदि दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु या बिंब रखा हो तो बहुपरावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनते हैं। कौन से प्रावर्तन के कारण, बहुपरावर्तन के कारण। ये बात भी अपन को इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। ये तो अपन ने रखी ली कि समतल दर्पण के लिए r बराबर अनंत, वक्रता त्रिज्या, तो f बराबर कितनी होगी, अनंत। ये समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो समतल दर्पण के बारे में बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु रखें तो दो समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु या बिंब रख दें, एक वस्तु या बिंब रख दें, तो किसके कारण, यानी बहुपरिवर्तन के कारण, बहुप्रावर्तन के कारण, इंपॉर्टेंट बात है, बहुप्रावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनते हैं। पूछ लेता है कि किस परिवर्तन के कारण, तो बहुप्रावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनता है। प्रत्येक प्रावर्तन में, भाई बहुत सारे प्रावर्तन होंगे तो अपन कह सकते हैं प्रत्येक प्रावर्तन में ऊर्जा का ह्रास होता है। प्रत्येक प्रावर्तन में किसका होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। तो अतः दूरस्थ प्रतिबिंब क्या होगा, दूरस्थ प्रतिबिंब कैसे बनेंगे भाई, धुंधले। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दूरस्थ प्रतिबिंब धुंधले बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि बहुप्रावर्तन होगा तो प्रकाश की किरण एक बार टकराएगी, फिर ऊर्जा की हानि होगी, फिर टकराएगी, तो बहुप्रावर्तन होंगे। और उसमें जो दूरस्थ प्रतिबिंब है वो कैसे बनेंगे भाई, धुंधले हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समतल दर्पण के बारे में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समतल दर्पण के बारे में अपन ने कि समतल दर्पण के बारे में बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो किसके कारण भाई, बहुप्रावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनते हैं। और प्रतिबिंब बार बार रिफ्लेक्ट होने के कारण लाइट है वो प्रतिबिंब की जो तीव्रता है यानी उसकी जो एनर्जी है उसका ह्रास होता है। और दूरस्थ प्रतिबिंब जो बनेंगे वो अपन को कैसे दिखाई देंगे, धुंधले दिखाई देंगे। अब इसके बाद में मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं कि जो आदमी की जो आंख है, आदमी की आंख क्या देख सकती है। जैसे अपन पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो GXUVIMR, ये पूरा मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम है। G का मतलब है गामा रे, X का मतलब एक्स रे, U का मतलब है अल्ट्रावायलेट, V का मतलब विजिबल, I का मतलब इंफ्रारेड, M का मतलब माइक्रोवेव, R का मतलब है रेडियो वेव। तो आदमी की आंख तो केवल और केवल दृश्य क्षेत्र देख सकती है। कौन सा क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, जो अपन कहते हैं VIBGYOR, विबग्योर से बना होता है। और इस दृश्य क्षेत्र की जो तरंग दैर्घ्य है जिसको आदमी अपन देख रहे हैं वो कितनी होती है, याद रखनी है अपन को, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, या अपन कह सकते हैं
4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम होती है दर से। यानी पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ह्यूमन आदमी की जो आंख है, ह्यूमन आई है, वो इतना ही देख सकती है दृश्य क्षेत्र, यानी विबग्योर, ये जो कलर होते हैं इंद्रधनुष के, उसको देख रहे हैं। और इनकी जो तरंग दैर्घ्य है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, यानी 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये अलग से आप नोट बना के लिख लेना। ये क्या इंपॉर्टेंट बात है कि आदमी की जो आंख है, आदमी की आंख सबसे ज्यादा संवेदनशील, आदमी की आंख सबसे ज्यादा संवेदनशील, ये जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है। संवेदनशील कौन से कलर के लिए होता है? याद रखना है, पीले रंग के लिए, पीले हरे रंग के लिए, पीले हरे रंग के लिए कंबाइन है। कौन सा रंग भाई? पीले हरे रंग के लिए, जिसकी तरंग दैर्घ्य 555 नैनोमीटर, 555 नैनोमीटर, जिसमें आदमी की जो आंख है सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव होती है वो कैसे कलर के लिए? पीले हरे रंग के लिए सेंसिटिव होती है। और यही कारण है, और सबसे कम, सबसे ज्यादा तो क्या होगी? पीले हरे रंग के लिए, और सबसे कम है वो बैंगनी, सबसे कम है वो बैंगनी तथा लाल रंग के लिए। सबसे कम है वो किसके लिए भाई? बैंगनी तथा लाल रंग के लिए होती है। और यही कारण है, क्या कारण है कि जो बच्चों की जो स्कूल बसें हैं या वाणिज्यिक जो वाहन हैं वो किसके बने होते हैं? पीले रंग के बने होते हैं। पीले रंग की गाड़ियां आपने देखी होंगी। और कोई भी मतलब जैसे जो अपने बिजनेस की जो गाड़ियां हैं, पट्टी भी आपने देखा होगी। वाणिज्यिक जितनी भी गाड़ियां होती हैं, जो टैक्सी होती हैं, जो मतलब अपना परमिट रखती हैं, उन पे पीली पट्टी लगी होती है। वो किस कारण होते हैं? क्योंकि आदमी की आंख है वो पीले हरे रंग के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। और दूसरी नेक्स्ट जो इस बात का क्या है कि सोडियम लैंप जो कहाँ लगे होते हैं भाई? स्ट्रीट गलियों में लगे होते हैं। सोडियम बल्ब जिसकी तरंग दैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रम से 5896 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। स्ट्रीट गलियों में लगे होते हैं। और इसका रंग भी कैसा होता है? स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है। कहाँ किया जाता है भाई? स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट बात आ गई कि आदमी है वो दृश्य क्षेत्र को देख सकता है। दृश्य क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कुछ ही भाग का पार्ट है। दृश्य क्षेत्र है वो विबग्योर से बना होता है। और विबग्योर अपन 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर यानी 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम अपन देख सकते हैं। और इसी के कारण आदमी की जो आंख है वो सबसे ज्यादा है वो संवेदनशील किसके के लिए होती है? पीले हरे रंग के लिए होती है, जिसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है? 555 नैनोमीटर। और सबसे कम जो संवेदनशील होती है वो बैंगनी तथा लाल रंग के लिए होती है। और इसी कारण से जो बच्चों की जो बसें हैं उनका रंग पीला होता है। और जो अपनी स्ट्रीट लाइटें होती हैं उनमें जो लैंप लगे होते हैं उनको सोडियम लैंप कहते हैं। और उनकी जो तरंग दैर्घ्य है वो 5890 एंगस्ट्रम से 5896 एंगस्ट्रम होती है। और आज की एक लास्ट लाइन कि परावर्तन में मैंने अभी बताया कि परावर्तन की घटना में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। परावर्तन की घटना में क्या नहीं? आवर्ती तरंग दैर्घ्य और चाल है वो अपरिवर्तित रहती है। हम ध्यान में रखना है, आवर्ती तरंग दैर्घ्य व चाल में परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता है। बाकी वेग बदल जाता है क्योंकि जो इंसिडेंट है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। इसका आप बहुत ध्यान से पढ़ना। आशा करता हूं कि सभी लोगों को, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।